नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी कोरोना महामारी के चलते हुए हम लोग कोचिंग क्लासेज में जाकर के स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो YouTube के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम लोग हमारी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रख रहे हैं। मेरे द्वारा यहाँ आप लोगों को पहले टेस्ट पेपर के वीडियो दिए गए थे, उसके अलावा हमारी क्लासेज के वीडियो आए हैं जिसमें हम लोगों ने वर्ण, संधि पूर्ण रूप में पढ़ ली है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर समास के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके अंतर्गत हमने अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा द्विगु समास। हम लोग द्विगु समास की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि द्विगु समास में द्विगु का अर्थ क्या होता है, द्विगु समास के हम विग्रह कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा द्विगु समास। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, समास और संधि में अंतर क्या है। तो आप लोगों को पहले पता है कि शब्दों का मेल जो होता है वो होता है समास, और वर्णों का मेल होता है वो होता है हमारा संधि। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। समास के हमारे भेद कितने हैं, तो समास के भेद कितने होते हैं, हमारे 6 भेद हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। इसमें हम लोगों ने यहां पर यह भी कहा था कि पहला पद प्रधान कहां होगा, दूसरा पद प्रधान कहां होगा, है ना। तो पहला पद प्रधान कहां होता है, तो पहला पद प्रधान हमारे यहां पर अव्ययी भाव समास में देखा जाता है। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में होता है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। पहला पद संख्यावाची द्विगु समास में होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य कर्मधारय समास में होता है, जबकि दोनों ही पद प्रधान नहीं और तीसरा अन्य पद प्रधान हो वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास में जो तीसरा अन्य अर्थ ग्रहण होगा वो प्रचलन के आधार पर ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने यहां ये बात लिखी है कि द्विगु समास की चर्चा करनी हो तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि द्विगु शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए। तो द्विगु शब्द का अर्थ होता है दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। यहां पर दो गाय का समूह, क्योंकि हमने पहले कहा था कि द्विगु का अर्थ पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा गया पहले कि द्विगु का अर्थ क्या होता है। तो हमें याद रखना है कि द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायों का समूह। दूसरी स्थिति इसमें पहचान कैसे करेंगे, तो यहां पर इस समास में हमारे जो पहला पद होता है, पहला पद वो हमारे संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जबकि हमारे जो दूसरा पद होता है, जबकि यहां दूसरा पद समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। इसका मतलब क्या है यहां पर कि यहां हमें याद रखना है कि यहां पहला पद संख्यावाची रूप में प्रकट होगा और दूसरा पद क्या होगा, समूह के रूप में दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमारे द्विगु समास में हम एक बात और कह सकते हैं कि यदि पहला पद संख्यावाची हो
और जो हमारा दूसरा पद समूह का बोध नहीं कराए तो वहां वे शब्द भी द्विगु समास में होंगे। तो वहां वे शब्द भी द्विगु समास में प्रस्तुत होंगे। हमें इतना याद रखना है कि पहले तो द्विगु का अर्थ क्या होता है, तो द्विगु का अर्थ होता है दो गायों का समूह। फिर इसके अलावा द्विगु का मतलब क्या होता है, तो द्विगु का अगर हम एक पहचान रूप बनाए तो यहाँ पहला पद संख्यावाची होता है जबकि दूसरा पद समूह का बोध कराता है। अगर हम एक और परिभाषा कहें कि अगर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद समूह का बोध नहीं कराए तो भी वहां पर द्विगु समास को देखा जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय यहां पर विग्रह किस रूप में करेंगे, तो यहां पर विग्रह करते समय समूह, समाहार, संग्रह रूप में समस्त पद का विग्रह किया जाए। यानी यहां पर आप दो चीज याद रखें कि पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूह का बोध कराएगा। ये द्विगु पहचान नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में जैसे कोई शब्द ऐसा हो जिसका जो पहला शब्द है वो एक से स्टार्ट हो, एक, अब एक का कोई समूह नहीं होता है तो पहला पद संख्यावाची हो लेकिन दूसरा पद समूह का बोध नहीं कराए तो वो वाले शब्द भी कहां आएंगे, तो वे शब्द भी द्विगु में आएंगे। हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर द्विगु समास का विग्रह तीन रूप में होता है, या तो हम उनको समूह के रूप में विग्रह करेंगे, या उन्हें समाहार के रूप में विग्रह करेंगे, या संगम के रूप में करेंगे। अब जिन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं वहां हम समूह का प्रयोग करते हैं, जहां मिला हुआ रूप हो वहां समाहार का प्रयोग करते हैं, और जहां नदियां और रास्तों का प्रयोग हो या शब्द प्रयोग कर रहे हो वहां संगम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एक बार मैं लिख देता हूं ये, हमारे यहाँ जो समूह है, समूह का प्रयोग कब करेंगे, जब हम इन्हें अलग अलग कर सकते हो। जब अलग अलग होने का बोध हो। ठीक है ना। समूह का प्रयोग कब करेंगे, जब अलग अलग होने का बोध हो। समाहार का प्रयोग कब करेंगे, जब मिला जुला रूप हो। मिला जुला रूप हो। और जब हम बात करें संगम की, तो संगम का प्रयोग कब होता है, जब यहां रास्तों या नदियों का प्रयोग। तो हमें याद रखना है समूह का प्रयोग कहां करना है, जब अलग अलग होने का बोध हो रहा है तो हमें समूह का प्रयोग करना है। जब यहां पर मिला जुला रूप हो तो वहां समाहार का प्रयोग करना है, और जब यहां रास्तों और नदियों की चर्चा हो रही हो तो वहां पर हमें संगम का प्रयोग करना है। अब हम यहां पर कुछ शब्द देखते हैं जिनके आधार पर हम लोग यहां विग्रह करेंगे
कि इनका विग्रह रूप कैसे बनेगा, पर यहां विग्रह करते हुए आपको ध्यान रखना है कि समूह संगम समाहार में से किसी का प्रयोग करना है। लेकिन यदि पहला पद एक से स्टार्ट हो और दूसरा पद समूह का बोध नहीं करा रहा हो तो वहां भी अपने को ध्यान रखना है कि वहां समूह समाहार संगम का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोगों ने कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के विग्रह अपने को करने हैं, लेकिन अपने को याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन शब्दों में हमारा पहला शब्द जो है वो क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। अब यहां देखो ये त्रि आ रहा है, ये त्रि संख्यावाची है। ये सप्ताह में यहाँ सप्त आ रहा है, ये 7 के लिए संख्या कर रहा है। चतुर्भुज में चतुर, चतुर यहाँ पर 4 के लिए आता है। पंचामृत में पंच आ रहा है, सप्तर्षि में सप्त आ रहा है। पक्ष द्वय में यहाँ 2 पक्षों के लिए बात हो रही है। नवरत्न में 9 आ रहा है, पचकूटा में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी शब्द होंगे उनमें पहला शब्द या पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। अब हम जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर विग्रह करते समय हमें समूह संगम और समाहार का प्रयोग करना है। वैसे परीक्षा में कई बार अगर समूह संगम समाहार नहीं आता है तो आपको विग्रह करना आना चाहिए, पर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज का विग्रह हम करेंगे तो 3 भुजाओं का समूह, क्या हो, 3 भुजाओं का समूह है। तो यहां पर सप्ताह है, सप्ताह में होगा 7 दिनों का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। पंचामृत 5 अमृत का समाहार। पंचामृत एक मिला हुआ रूप होता है, तो मिले हुए रूप होने के कारण से यहां पर इसका रूप क्या होगा, समाहार के रूप में लिया जाएगा। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। पक्ष द्वय, ये एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट आ सकता है, जान पाएंगे। यहां पर जब हम विग्रह करेंगे तो यहां होगा 2 पक्षों का समूह, 2 पक्षों का समूह। यहां पर नेक्स्ट नवरत्न, नवरत्न में विग्रह होता है 9 रत्नों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। पचकूटा 5 कूटों का समाहार। 5 कूटों का समाहार, 5 पदार्थों का मिश्रण। ठीक है ना। जो पचकूटा है ये अलग अलग रूप में एक सब्जी का रूप है, जिसमें 5 अलग अलग 5 रूप में अलग रूप मिलाया जाता है, इनको साथ में मिला करके एक सब्जी रूप बनाई जाती है। पचकूटा यानी 5 कूटों का समाहार। शताब्दी, शत, शत का मतलब क्या होता है, 100। अब्दो, अब्दो का मतलब क्या होता है, वर्षों का समूह। शत अब्दों का समूह। ठीक है ना। अब देखिए एक बार इनको देख लीजिए, उधर वाला को वापस इनको मिटाकर लिखना पड़ेगा। तो त्रिभुज में 3 भुजाओं का समूह है, सप्ताह में 7 दिनों का समूह है, चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह, पंचामृत में 5 अमृत का समाहार, सप्तर्षि में 7 ऋषियों का समूह है, पक्ष द्वय में 2 पक्षों का समूह है, नवरत्न में 9 रत्नों का समूह है, पचकूटा में 5 कूटों का समाहार। अब बचे हुए हम लोग जो शब्द हैं उनके बारे में देखते हैं। केवल इनको मिटा रहा हूं मैं। शताब्दी हम लोगों ने देख लिया। नवरात्रि देखते हैं। नवरात्र में हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह। पंजाब, पंजाब में 5
नदियों का संगम। पंजाब में 5 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है ना। 3 रत्नों का समूह है। अष्टाध्यायी का 8 अध्यायों का समूह है, यहां बन जाएगा। षड्रस का विग्रह क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अगर इस पूरे जो टॉपिक है इसको ढंग से समझा होगा तो इसका विग्रह आप लोग मुझे करके बताओगे। एक तंत्र, मैंने पहले कहा था कि एक से आने वाले शब्दों का समूह, संगम, समाहार नहीं होता है, केवल इनका विग्रह होता है। तो यहां पर एक तंत्र का हम विग्रह करेंगे तो इनका विग्रह होगा एक है तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन। एकांकी का होगा एक है अंक। अंक का मतलब होता है भाग। और इकट्ठा का होता है एक जगह एकत्र। इसका मतलब है कि जो एक से बनने वाले शब्द जो हैं उनका हम लोगों को विग्रह करते समय समूह, समाहार, संगम का प्रयोग नहीं करना है। बाकी जितने भी हमारे शब्द आए जिनमें 2 हो, 3 हो, 4 हो या दुवन्नी हो गए तो 2 आनों का समूह हो जाएगा, है ना। चवन्नी 4 आनों का समूह हो जाएगा। तो जो ऐसे शब्द दिखे उन सब के अंदर तो हमें समूह, समाहार, संगम का प्रयोग करना है, लेकिन एक से बनने वाले शब्द जो भी आए उनमें समूह, समाहार, संगम का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर। षड्रस मैंने एक छोड़ा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और एक पंजाब के बारे में मैंने पूछा है कि पंजाब में वहां नदियां 5 कौन कौन सी हैं, उनके बारे में कमेंट करके मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो, आज हम लोगों ने हमारे वीडियो में द्विगु समास को समझा। समझ करके हमने देखा कि भाई इनमें क्या क्या पहचान हो सकती है, द्विगु के परिभाषा क्या होती है, द्विगु का अर्थ क्या होता है। आप लोग इसी प्रकार वीडियो देखते रहे, समझते रहे कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारी प्लस हो रही है, कितनी हम बढ़ा पा रहे हैं। चलो, इसी के साथ हम लोग यही वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग घर बैठकर स्टडी करते रहें। कोरोना काल है, घर से बाहर कम निकलें और घर बैठकर ही स्टडी करते रहें। ओके, चलो वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।